अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है। पहली वर्कशॉप हमारी काफ़ी अर्सा पहले हुई थी। आज की वर्कशॉप में जो मैंने आपसे दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, थोड़ा सा मैं पहले अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम मैमूना है। इस स्कूल की बुनियाद जब रखी गई थी मैं तब से यहाँ पर हूँ। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग का भी था और प्रिंसिपल का भी था। ये दोनों एक्सपीरियंस मेरे एक और प्राइवेट स्कूल के थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। वैसे तो मुझे टीचिंग करना सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट, सब में सबसे अच्छी मेरी जॉब जो थी वो टीचिंग में ही थी, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आपको टीचिंग करनी आती है या आप टीचिंग को समझते हैं कि टीचिंग क्या है, तो वो सबसे आपका एंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसमें आप बहुत एंजॉय करते हैं अगर आप उसको समझ लें। और जो बड़े बच्चों का एक्सपीरियंस है वो इस तरह से डिफरेंट होता है। अगर आपने उनकी नफ्सियात को समझ लिया और बच्चे के साथ एक बॉन्ड बना लिया तो आप उससे बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। उसके बाद मैं स्कूल में आई। ये स्कूल आपको पता है कि पहले हमारी एक ही ब्रांच थी, फिर हमारी ब्रांचेस चेंज होती गई। जब चेंज होती गई डिफरेंट जगहों पे हमने नई ब्रांचेस सेटअप कर ली। तो किड्स कैंपस में हमने एक नया कैंपस इंचार्ज बना दिया और जो गर्ल्स कैंपस है मैं वहाँ चली गई और बॉयज़ कैंपस में जो है वो सर्वसब होते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपना ऑनलाइन काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने शाम के टाइम में ना कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई। बहुत लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा कहा, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना मुझे कभी भी पसंद नहीं था। शाम का टाइम सिर्फ मैं देती हूँ अपनी फैमिली को या अपने काम को। ये मसरूफियत मैंने सिर्फ इसलिए ढूंढी थी कि बेटा मेरा बड़ा हो गया था, वो यूनिवर्सिटी में चला गया। तो फारिग टाइम जो होता है वो एक नेमत होता है अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, और उसका इस्तेमाल आपको ढूंढना चाहिए और ढूंढना पड़ता है। तो फिर उस वक्त आपकी जो हॉबी होती है ना, उसको आप आगे लेके चलते हैं कि आपकी क्या हॉबी थी, फिर आप उसको किस तरह से आगे डेवलप करते हैं। फिर मैंने वो काम शुरू किया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं किड्स को भी और गर्ल्स ब्रांच दोनों को। आज का सेशन हमारा है प्ले ग्रुप से लेके 3 क्लास तक, जहाँ पे बच्चा होता है तकरीबन 2.5 से 3 साल के बच्चे शुरू होते हैं और यहाँ पे 7 से 8-9 साल तक का बच्चा आता है। और जो बातें मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है ना, उसमें हो सकता है कुछ बातें थोड़ी सी सख्त हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी ना लगें, लेकिन किसी बात को भी आप ये मत समझिएगा कि ये पर्सनली आपके बारे में की जा रही है, क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ केस स्टडीज भी रखनी है जो हमने पिछले दिनों अपने इदारे में ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करने के बाद आपको लाजमी बताना है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया है करिकुलम क्या है। आपके सामने ये मेरे पास एक बुक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड, और इसके ऊपर यह भी लिखा हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। हुकूमत की तरफ से ये करिकुलम बनाया गया है 2020 में, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो करिकुलम बनाया गया उसका डॉक्यूमेंट रिलीज भी किया गया। अदरवाइज करिकुलम बनते थे, बनने के बाद ये हुकूमत की अपने ऑफिस तक महदूद रहते हैं या गवर्नमेंट के इदारों के अंदर महफूज रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं आते। पहली दफ़ा ये डॉक्यूमेंट बाहर आया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत तफसील से ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब कर दी गई है। आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा करिकुलम क्या है। ये आपका समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि जो करिकुलम में क्या लिखा हुआ होता है उससे आगे इसके नताइज कहाँ तक पहुँचते हैं। इस करिकुलम को 2020 में डिज़ाइन किया गया है। इसके रिजल्ट जो हैं वो कम से कम 15 से 20 साल के बाद आएंगे। ये रिजल्ट एक दिन में या 2 दिन में नहीं आएगा। करिकुलम ये होता है कि आपने कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ ख्वाब हैं, आप समझते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूँ। ये आप इंडिविजुअली सोचते हैं, और कौमी तौर पर या बहुत से इदारे होते हैं या हुकूमत सोचती है कि मैंने अपने शहरियों को इस तरह से बनाना है। उसके लिए वो कौन सा रास्ता इख्तियार करती है, उस रास्ते पे जाने के लिए उसको क्या क्या तरीके सोचने पड़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, उन तमाम को इस्तेमाल करते हुए वो एक कुछ रूल्स लिखते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
जब ये सब कुछ होगा तो इतने साल के बाद जो बच्चा हमारा होगा वो इस काबिल हो जाएगा कि वो इस तरह का बन जाए। ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। एक एक एक्टिविटी इसके अंदर लिखी हुई है कि किस बच्चे को आपने क्या एक्टिविटी करवानी है। इसको देखकर सबसे पहले जिस बात का आइडिया होता है ना, जो वेस्टर्न लोग थे, वेस्टर्न कौमें थी, उनके अंदर फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जब फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपको ना बहुत सी चीजें आप ये समझते हैं कि हमारा तो फैमिली सिस्टम नहीं है, ये चीजें इदारे सिखा दें, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग थे, बच्चे फैमिली से बहुत कुछ सीख लिया करते थे। तो हमारा पहले का सिलेबस या पहले का नसाब जो 2006 में बना था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ये नसाब बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वेस्ट में चलता है। इसमें यह भी है कि बच्चे को ये सिखा दें कुर्सी कैसे उठानी है, बच्चे को ये सिखा दें कि जब आपने काम करना है तो आपने उठकर जब जाना है तो अपनी चीज जगह को क्लीन कैसे करना है। बच्चे को ये भी सिखा दें कि आपने जब किसी से बात करनी है तो बड़े से कैसे करनी है, छोटी से कैसे करनी है। आपको ये पता चल गया होगा ये छोटी सी वाली बातें कौन सी थी। ये वाली बातें वो थी जो हमारे घरों में सिखाई जाती थी, और जब हमारे घरों में ये बातें सिखाई जानी बंद हो गई फिर ये बातें नसाब का हिस्सा बन गई। अब ये बातें नसाब का हिस्सा हो गई हैं, जबकि ये बात बहुत अफसोस से कहनी पड़ रही है कि ये हमने अपने सिस्टम को इस तरह क्यों किया कि हमारे इदारों की तरफ ये चीज ट्रांसफर हो गई और हमारे से ये चीज छीन ली गई। इसके रिजल्ट जब आपको आने शुरू हो गए होंगे, आप देखते हैं, आप कहते हैं बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, उसका रिजल्ट यही है हमारी बॉन्डिंग नहीं है बच्चों के साथ। सबसे पहले तो हमारी बॉन्डिंग अपने मजहब के साथ ही नहीं है। इस ना वर्कशॉप को करवाने का मकसद ये है कि अब आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं इसमें आपने देखो जो पढ़ाई का तनासुब आपको नजर आता है। हर बंदे ने एमए किया, हर बंदे ने हर मदर है तो काफी पढ़ी लिखी है, लेकिन जब मैंने स्कूल हमने शुरू किया था 20% बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, 80% को बच्चों को माएँ पढ़ाती थी। और अब ये रेशियो जो है ना इसके उलट है, 80% बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, 20% बच्चों को माएँ पढ़ाती हैं। और अब अगर आप टेक्नोलॉजी को देख लें, कौन सा काम है जिसके लिए आपके पास आसानी नहीं है? क्या आपके पास कपड़े धोने के लिए मशीन नहीं है? क्या आपके पास घर में सफाई करने के लिए आया नहीं है? कौन सी मशीन आपके पास नहीं है? कौन सी आया आपके पास नहीं है? कौन सी सहूलत आपको नहीं है? नहीं है तो सिर्फ आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बाद फिर हम ये कहें कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या हम ये ब्लेम बच्चे को कर सकते हैं? आपने जो उसको दिया उसने आगे वही आउटपुट देना था, उसे वही दिया, तो फिर शिकायत हम बच्चों से कैसे कर सकते हैं? ट्यूशन में बच्चे को भेजने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा जो ट्रेंड चला है वो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं चाहते, हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालना चाहते हैं। कुछ अरसे से तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि मदर्स हमारे पास आती हैं, उनको नहीं पता होता कि बच्चे की क्या कंडीशन है। वो पहले ट्यूशन टीचर के पास जाती हैं, उससे पूछती हैं, जो वो उनको बताता है वो उसका मैसेज आके हमें दे देती है, और जो हम बताते हैं हमारा मैसेज जाके ट्यूशन टीचर को दे देती है। और फिर इस बात पर हमें इंसिस्ट करती हैं आप अपने स्कूल में जो बच्चों का ग्रुप है ना उसके अंदर हमारे ट्यूशन टीचर को ऐड करवा दें, जबकि मैं कहती हूँ मैंने किसी ट्यूशन टीचर को ऐड नहीं करना। फैसलाबाद में एक डॉक्टर है बच्चों का, उसको पास जब बच्चा चेक होने के लिए जाता है ना, अगर तो बच्चे की माँ साथ ना जाए बच्चे को चेक नहीं करता। वो एक दफा खातून गई, वो कहती जी मैं इसकी दादी हूँ, उसको मैंने ही पाला है, सारे दिन मेरे पास ही रहता है, ये दिन रात मेरे पास रहता है, इसकी माँ जॉब करती है। कहता कुछ भी हो जाए जब तक माँ साथ नहीं आएगी मैं बच्चे को चेक नहीं करूँगा। और वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो क्यों माँ के बगैर बच्चे को चेक नहीं करता? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ की है, ये दादी की, नानी की, टीचर की, आया की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप सब लोगों ने बहुत सी मदर्स जो है ना, आप लोगों ने ना अपने आप को सेल्फ पिटी का शिकार किया हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें कुछ आता ही नहीं है, अब क्या करें, जमाना बहुत तब्दील हो गया है, बच्चों को सब कुछ आता है, बच्चों की सब चीजें तो हमें समझ ही नहीं आती, हमें क्या पता इसके अंदर क्या है, हमें क्या पता इसके अंदर क्या है। आप इस स्टेज तक क्यों पहुंचे? आपने अपने आप को क्यों इस काबिल नहीं किया
कि जहां तक आपका बच्चा चला गया वहां तक तो आप कम से कम चले जाते। इस चीज को आप थोड़ा सा इस तरह से देख लें। दो एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एक खबर कल की ये है कि हुकूमत की तरफ से जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम था उसके अंदर से मुतालिब पाकिस्तान का सब्जेक्ट खत्म हो गया। कब खत्म हुआ है, कैसे खत्म हुआ है, क्या प्लानिंग हुई, किसी को नहीं पता। बस ये खबर आई छोटी सी और खत्म हो गई। दूसरी खबर ये आई कि हुकूमत ने कहा था कि जब 6, 7, 8 में तर्जुमातुल कुरान की किताब शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये छोटी क्लासेस है ना, उसके अंदर भी हम ना कुरान का जो बाकी पोर्शन है, क्योंकि जो इदारा ये किताब लिख रहा था उन्होंने उससे कहा कि आप ये किताब ना लिखें, हम ये किताब ना खुद ही ट्रांसफर कर देंगे छोटी क्लास में। कल ये खबर आ गई, हुकूमत ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है दीनी किताब को छापने के लिए। अब कुछ अर्से बाद आप सुन लेंगे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इस्लामियात की किताब को छापने के लिए। और ये जो करिकुलम है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, आप किसी भी स्कूल में बच्चे को दाखिल करवा दें, आप बीकन हाउस में दाखिल करवा दें, आप जिक्रिया में दाखिल करवा दें, आप जमीर में करवा दें, आप जाविया में करवा दें, आपके बच्चे ने वही कुछ बनकर निकलना है जो सिलेबस के अंदर है। और सब लोग इस बात के पाबंद हैं कि वो इस एसएनसी से अप्रूव्ड किताबें ही पढ़ाएंगे, वो कोई और किताब नहीं पढ़ा सकते। अब आपके ऊपर ना ऐसे चेक्स लगेंगे जो आपकी समझ लेंगे, वो आप कहेंगे कि तो हमारी समझ से ही बाहर है, ये हमारी अप्रोच से ही बाहर है। आप बताएं इसमें आप क्या कर सकते हैं। एक माँ बच्चे को इस्लामियात की कुछ चीजें पढ़ा देगी, दूसरी पढ़ा देगी, तीसरी पढ़ा देगी, बाकी 100 लोग तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये 10 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा कुछ सोचने कैसा होगा। और ये तब्दीलियां जो आ रही है ना, ये अब पिछले चंद सालों में बहुत तेजी से आ रही है। आप नहीं देखते कि रोजाना एक नई चीज, रोजाना एक नई बात, रोजाना ही सब कुछ नया। ये तो आप लोग इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहे जितनी जल्दी जमाना चेंज हो रहा है, जितनी जल्दी बच्चा चेंज हो रहा है। आपकी चेंज होने की स्पीड बहुत स्लो है, बच्चे की चेंज होने की स्पीड बहुत ज्यादा है। आप उस स्पीड तक जब पहुंचेंगे तो बच्चा आपसे कहीं आगे निकल चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्या होना है इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, अभी भी किसी बुक में है, वो है पाइट पाइपर की स्टोरी। उसमें ये होता है स्टोरी को का मॉरल यही होगा, बिल्कुल आपके साथ आइंदा जिंदगी में होना इसी तरह। एक गांव होता है उसमें चूहे आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं, उनकी मीटिंग हो रही होती है कि इतने चूहे आ गए, हम इनको कैसे खत्म करें। उसी दौरान एक शख्स उस गांव में एंटर होता है, उसके हाथ में एक पाइप होता है। तो वो ये कहता है कि ना आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो बच्चे हैं ना, हमारे गांव में चूहे बहुत हैं। वो कहता है ठीक है, मैं एक पाइप बजाऊंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं एक पाइप बजाऊंगा और आपके ना गाँव के सारे चूहे यहाँ से चले जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है। तो उससे रकम तय हो जाती है, वो एक पाइप बजाता है, गाँव के सारे चूहे निकल के चले जाते हैं। वो जाके उनको जंगल में छोड़ आता है। गाँव वाले बड़े खुश होते हैं कि इसने हमारे मसले को हल कर दिया। जब बारी आती पैसे देने की तो वो कहते हैं कि नहीं हम पैसे तो नहीं देंगे तुम्हें। वो कहते हैं क्यों आप पैसे क्यों नहीं दो। कहते इसलिए कि ये तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने तो एक पाइप बजाया और सारे चूहे चले गए। वो कहता नहीं, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना, फिर मैं एक ऐसा पाइप बजाऊंगा तुम्हारे सारे बच्चे मेरे पीछे आ जाएंगे। वो कहते ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोल रहा है। फिर वो एक पाइप बजाता है, उसकी टोन बिल्कुल डिफरेंट होती है। पूरे गांव के बच्चे निकल कर उसके पीछे चले जाते हैं और वो सारे बच्चों को लेके जंगल में चला जाता है और सब लोग अपने बच्चों के पीछे भागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे वापस नहीं आते। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इन फ्यूचर आपके साथ ये होना है। आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएं? फिर आप उनको वापस नहीं ला सकते। ये मत समझिएगा नहीं थोड़ी दूर जाएगा मैं वापस ले आऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे बेसिक चीज जो है ना, आप लोग ना जो चीज आपको नहीं आती उसको सीख लें। ये ना कहें कि मैं सीख नहीं सकती। आप लोगों ने ना बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, आप लोग हमारे घर का काम बहुत है, हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, हम कैसे करेंगे, हम पे तो आना जाना ही हमारे घर बहुत है, खाना बहुत बनता है, हम बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं सकते। और कुछ माएँ जिन्होंने खुद MA और BA किया हुआ होता है, हमें आके कहती हैं हमें जॉब देते हैं और उसके बाद कहती है अपने बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकती। जो बंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो हमारे पास लोगों के बच्चों को कैसे पढ़ा सकता।
इस चीज के लिए आप लोग इसको ना बहुत सीरियस होकर सोचें कि आपने क्या करना है। आपको क्यों नहीं पता कि मोबाइल पे क्या कुछ है? आप कह देते हैं कि मैडम हमें तो पता नहीं चलता, हमें तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता, हमें तो कुछ करना ही नहीं आता, बच्चे हमें करके देते हैं। एक एग्जांपल दूं, एक मदर थी यहाँ पे, उनका बच्चा जब 6 क्लास में गया, वो बच्चा गलियों में बहुत ज्यादा खेलने लग गया, बहुत बदतमीज हो गया। उसने अपनी माँ के मोबाइल पर पासवर्ड खुद लगाया हुआ होता था, उसकी माँ उसकी मिन्नतें कर रही होती थी, मेरे पासवर्ड बता दो। वो कहता था मैंने नहीं बताना, आप मुझे ये करके देंगे तो बताओ, मैं आप मुझे ये करके देंगे तो बताओ। फिर वो मदर नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मदर को एक पासवर्ड क्यों नहीं चेंज करना था? नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अब सीखते हैं ना। जो चीज आपके उस वक्त सीखेंगे जो आपके सर से पानी गुजर जाएगा, या जल्दी सीख लेंगे, ये तो हमारे पे अपने पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। मोबाइल के मनफी और मस्बत दोनों पहलू हैं। इन्होंने आपको यूट्यूब किड्स की बात की, आपको पता होना चाहिए जिस भी जगह पे जब भी आप बच्चों को कार्टून सेलेक्ट करके दें, आपको पता होना चाहिए वो कार्टून है किस किस्म के। आपने बहुत सी चीजें ऐसी देखी होंगी जो पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा जल्दी और तेजी से आ रही हैं कि आपके दरवाजे खुद, आप वो बाहर खड़ी हैं आपके दरवाजे के, आप दरवाजा खोले और अंदर आ गए। उसकी पहली एग्जाम्पल एलजीबीटी। एलजीबीटी जो है किस कदर कहां तक पहुंच गई आप बताएं। कराची में उनका कुछ देर पहले जलसा हो चुका है। आपका बच्चा उन चीजों से कैसे मुतासिर नहीं होगा जो मुआशरे में इस तेजी से आ रही हैं। आप कितना बचा लेंगे उसको? आप बच्चों को जब तक अपने से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आपका बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। ये आपकी खाम ख्याली है कि आप उसको ट्यूशन पे भेज रहे हैं, आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए सारे दिन आप माए सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए सारी चीजें कर रही हैं। आपने सबसे पहले तो उसको, जब हम बच्चों को लंच चेक कर देखें, 80% लंच बाजार का होता है। माएँ क्यों बच्चों को लंच बना के नहीं देती? आपने अपने बच्चे से अपना वो रास्ता तोड़ दिया ना, कि बच्चा ये देखे कि मेरी माँ ने मेरी केयर की है, मेरी माँ ने मेरी खातिर ये बनाया है, मेरी माँ ने ये सारा कुछ मेरे लिए किया। उसके अंदर एक वो जो होती है, वो जो चीज होती है, वो होती है अनदेखा, एक उसके अंदर एहसास पैदा होता है। और वो अब क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसने देखा मेरी माँ ने कौन सा मेरे लिए कुछ किया, बाजार से जाओ पैसे लो लेके खा लो। जब ये आपने बच्चों से ये रास्ता तोड़ा, फिर आपने बच्चों से ये रास्ता तोड़ा कि आपने उनको पढ़ाना छोड़ दिया, आपका वो रास्ता भी टूट गया उससे। आपका बच्चा आपके पास नहीं होता। कोई शख्स उनको किस तरह मर्जी ट्रेन कर दे। एक जगह में गई, ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी, वो खातून दर्जन थी, वो बैठी अपने कपड़े सी रही थी और 7 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। अब आप बताएं इसमें कपड़े सिए होंगे या ट्यूशन पढ़ाई होगी? और सबसे बड़ी बात, आप सब लोग हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई, आप हमारी फीस कम कर दें, बहुत महंगाई हो गई है, आप हमें हमारे साथ ये रायत कर दें, वो सब कुछ कहते हैं आप। लेकिन क्या आपने इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए कुछ किया? आपने इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए ये किया है कि मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ा लूं, ये 2000 की ट्यूशन फीस में ना पे करूं, मैं नहीं कर सकती। कभी मेरे स्कूल में कोई फंक्शन हो ना, कभी भी कोई फंक्शन हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो नए कपड़े ना पहन कर आए। सिर्फ और सिर्फ मेरे स्कूल में फंक्शन था, सब बच्चों के कपड़े नए थे। एक बच्ची जो मेरी स्कूल में टॉपर थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी, उसने कपड़े नए नहीं पहने। अब उसने भी तो जाकर कहा ही होगा अपनी माँ को मुझे नए कपड़े चाहिए, ये नहीं हो सकता उसने ना कहा हो। अब ये चीज उसकी माँ ने ही उसको एजुकेट की कि कपड़े कहाँ जरूरी है, कहाँ क्या चीज जरूरी है, यहाँ पढ़ाई जरूरी है या यहाँ कपड़े जरूरी है। और ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ कि हर फंक्शन के ऊपर मैं आज कल पार्टी करूंगी, सब बच्चों कपड़े नए होंगे, इसलिए कि उनका एक इंटेंशन है कि जब कहीं कोई फंक्शन होता है, नए कपड़े हमारे पास पैसे हों या ना हो, हमने नए कपड़े बनाने हैं। मैं ना अपने स्कूल में बहुत सी चीजें नहीं होने देती, बहुत से बच्चों का ख्याल करने की वजह से। मैं अपने स्कूल में टीचर्स को कहती हूँ कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? एक बच्चा कर लेगा ना, वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन दूसरा नहीं अफोर्ड कर सकता। सालगिरह तो रोज किसी ना किसी की होती है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि जब मैं पिछले स्कूल में से, एक मदर ने कहा कि मैंने अब बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, वो आई, उन्होंने इतना एहतमाम किया, इतनी चीजें वो लेकर आई, क्लास के हर बच्चे के लिए वो चीजें लेकर आई। अब मैं सोचूं कि ये तो ले आई है, अब इतने और बच्चे जो हैं वो तो नहीं सब कुछ कर सकते, तो वो कहाँ पर जाएगी बात। उसके बाद मैंने
यहाँ आने के बाद स्कूल में बर्थडे ना टीचर्स की कहती हूँ सेलिब्रेट करनी है, ना ही बच्चों की करनी है। पहली बात तो ये कि हमारा त्यौहार ही नहीं है, ना ही ये हमारी सेलिब्रेशन है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सेलिब्रेशन होती है वो ईद होती है। ईद को बच्चे ईद मिलन पार्टी भी कर लेते हैं और सेलिब्रेट कर लें, दैट्स गुड एंड दैट्स नाइस। लेकिन हमें ना हमेशा रेजिस्टेंस जो आती है ना पेरेंट्स की तरफ से आती है। होता क्या है, मैंने बच्चियों को देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी के अपना पर्सनल होता है। मैं किसी के ना लिबास पे कभी तनकीद नहीं करती, आपने ऐसी चीज़ें क्यों पहनी, ऐसी क्यों पहनी, ऐसी क्यों पहनी, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं करने देती। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मैं किसी के ड्रेसिंग पे कभी तनकीद नहीं करती, लेकिन मैं स्कूल में बच्चियों को कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं करने देती जो कि गैर मुनासिब हो। और आप ये बताएं कि हर बच्चा जब घर से स्कूल से घर से वो बच्चा घर से होकर हमारे तक पहुंचा, घर में माँ बाप के पास से होकर आया, माँ बाप को क्यों नहीं नजर आया कि इसकी ड्रेसिंग कैसी है। छोटे बच्चों की ड्रेसिंग आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, जाकर देखें, बच्चों के फ्रॉक्स उनसे कहीं आपको दें, कैसे फ्रॉक्स मिलते हैं आपको, और आप लेते हैं, पहनाते हैं, कहते हैं फैशन है, क्या करें, सब आप भी क्या इसके उधर ये देते हैं, मिलते ही ऐसे क्या करें, जब और मिल ही नहीं दे कोई चीज तो हमने यही लेने। हमने मेहनत करनी ही छोड़ दी है हर काम के लिए। हम थोड़ी सी मेहनत करें, वो हम वहां वो ड्रेस ना परचेज करें, उसको खुद बनवा दें। आप में से बहुत सी जो होंगे मदर्स, तो ये है कि इसके टाइम में डिसीजन करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वो चूंकि हमने नहीं की होती, आखिरी दिन जाके हम कहते हैं बस जैसा मिला हमने ले लिया। और जिन्होंने नहीं पहनाना होता ना, वो तब भी नहीं पहनाते। जो पिछले स्कूल में थी वहाँ बहुत जिम्मेदार फैमिली थी, उनकी बच्चियां आती थी बिल्कुल छोटी प्ले ग्रुप की बच्चियां, उन्होंने कभी ऐसा फ्रॉक नहीं पहना था। मैं हैरान होती थी कि इतने लोग पहनाते, ये कभी नहीं पहनाती। वहां पे टीचर मुझे कहती, मैडम देखिए, जब उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से जो चीज सिखा दी है ना, जब बच्चियां बड़ी होंगी इनको यही चीज अच्छी लगेगी। और जब कहती शुरू में पेरेंट्स उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, ये कह के कि कोई बात नहीं, ठीक है, पैंट शर्ट पहन ली या सिंगलेस पहन लिया, फिर क्या हुआ, बच्ची है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो बच्चियां बड़ी होती हैं तो उसके बाद जो कुछ होता है फिर आपके सामने। आप सबसे पहले ना आपने अपने आप को जो आपने काबिल रहम बनाया हुआ है ना, उस फेज से बाहर आ जाए। मेरा काम है आप तमाम मदर्स को एम्पावर करना, आप तमाम मदर्स को वो सब कुछ सिखा देना जो मैं चाहती हूँ आपको आता हो, और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, बस सिर्फ आप सीखने वाले होने चाहिए। आपको केस स्टडी सुनाऊं तो, एक बच्चा था, किड्स कैंपस में आता है, कुछ देर पहले उसने आया तो जी रोजाना आता है, रोता है, रोजाना आता है, रोता है। 2 क्लास का बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है। बहुत कोई पेरेंट्स से कहा कि क्या वजह है, क्या रीजन है, कोई रीजन होती है बच्चे की, एकदम से जब उसका चेंज आता है तो बगैर रीजन के तो नहीं बच्चा इतना बड़ा चेंज आ गया। अब तक बच्चा 1 क्लास तक 3 साल से हमारे पास पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, अब अचानक ये काम रोज रोता है, रोज रोता है। वो कहता है क्लास में नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं आना, मैंने पढ़ना नहीं। वो कहती नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं मैडम, हमने तो कभी इस पर कोई सख्ती नहीं की, कुछ हुआ ही नहीं कभी, ना फादर ने की ना मेरा। बहुत हम टीचर ने फिर अलहदा बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया उसको, किसी तरह से ये बहन जाए किसी तरह से। उस बच्चे का ये कजन हमारे पास पढ़ता था, कहता टीचर असल में ना ये मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं पढ़ता। देखो आपने क्या बताओगे बेटा, ये तो इसके कोई खास वजह नहीं है। कहता नहीं टीचर, शाम को ना इसके अब्बू और इसके चाचू इसको सड़क के चौक पे जाके मारते हैं कि तुमने स्कूल जाना। अब आप बताएं वो बच्चा स्कूल आएगा? और हमें आके वो पेरेंट्स कह रहे हैं हमने तो कभी इसको हाथ ही नहीं लगाया, हमने तो कभी इसको मारा ही नहीं। एक और वाक्य सुनाती हूँ। एक बच्ची प्ले ग्रुप की थी, जो सॉरी बच्चा था वो भी, जब वो छुट्टियों के बाद आया तो बहुत डिस्टर्ब, बिल्कुल खामोश खामोश बैठा रहता है और ना किसी से बात करता है, जबकि वो बड़ा एक्टिव बच्चा था। अब टीचर कहती मैडम मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे क्यों है। मैंने कहा आप इसके पेरेंट्स से बात करें। कहती नहीं मैं पहले मैं इसी से बात करती हूँ। उसने उससे बुलाया, उससे बात की, खैर 2-3 दिन उसको लगे उसको बच्चे को उस फेज तक लाने में कि वो बच्चा उसको बता दे। तो बच्चा कहता कि मेरी ना
हालांकि पेरेंट्स जो थे ना, उसके फादर और मदर दोनों पढ़े लिखे थे। वो कहता कि मेरे फादर ने मेरी माँ के मुंह पे थप्पड़ लगाया, उसके बाद वो इतना डर गया ना, वो क्लास में परफॉर्म क्या करना, बात ही नहीं कर पाता। उसके पेरेंट्स को बुलाया। पहले तो जैसे है ना कि हमारी आदत है, हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, हम तो ये चेंज महसूस की है तो हमने आपको बता दिया। लेकिन बहरहाल फिर वो थोड़ा सा मान गए इस बात को, कहते हाँ जी ये गलती हमसे हुई है, तो आपने अच्छा किया हमें बता दिया, हम इसको ओवरकम कर लेंगे। कुछ लोग तो समझ जाते हैं ना, बात को ओवरकम कर भी लेते हैं। कुछ ये होता है कि अपनी बात पे डटे रहते हैं, जो हमने किया वही ठीक था, आप गलत कह रहे हैं ये वो। तो जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, हमारा मकसद ना उनकी काउंसलिंग करना होता है। तो यहाँ आके आप कोशिश किया करें कि आप बिल्कुल उस बात का ना साफ और जो ऑनेस्ट चेहरा है ना वो हमारे सामने रहता है। और हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम वही चीज़ बताएं जो सही है, राइट है, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। हमने बच्चे को ठीक करना होता है। आपने का मकसद भी यही है, हमारा मकसद भी यही है। जब आप हमें राय ही गलत दे रहे हैं, हम उस बीमारी तक ही नहीं पहुंच पा रहे, हम उसका इलाज कैसे करें? अच्छा, आप लोग ये बताएं कि अब आपको ना, जब बच्चे आपके पास घर में जाते हैं, आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं उनसे स्कूल के बारे में, चीज़ों के बारे में, टीचर्स के बारे में। उसके बाद जब बच्चा जो कुछ भी बताता है ना, आपके सारे कमेंट्स जो होते हैं ना, उसी वक्त बच्चे के सामने आ रहे होते हैं। टीचर ने यूँ कहा, क्यों कहा? टीचर की क्या जरूरत है यूँ कहने की? टीचर को यूँ नहीं कहना चाहिए था। आपने ना बच्चे की हर बात को खामोशी से सुनना है। आप हमसे 100 बार आए, कंप्लेंट करें, बात करें, आपकी हम हर बात सुनेंगे। जब आप बच्चे को ये व्यू दे देते हैं, बच्चे के एक जहन में एक इमेज बन गया, उसको ये पता चल गया है कि मैंने अब नेक्स्ट टाइम कौन सी बात आके मदर को बतानी है कि मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। अगले दिन एक नया एक्सक्यूज होता है, उससे अगले दिन नया, उससे अगले दिन नया। फिर नहीं आपको समझ पाते आप कौन सी सही चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है। वो एक रास्ता बच्चे ने आपसे ले लिया है, अब वो उसी ट्रैक पे चलेगा जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करवाएंगे और नहीं करेंगे। तो यही होता है। कभी भी अपने बच्चे को ना नेगेटिव चीज़ें ना सिखाया करें। ना आप माए बाप के खिलाफ करें, ना बाप माँ के खिलाफ करें, ना आप किसी रिश्तेदार के खिलाफ करें। हमारे पास आप लोग आते हैं ना, मैडम इस बच्चे को इस बच्चे के साथ नहीं बिठाना, ये मेरी फला फला कजन का बच्चा है, फला फला का बच्चा, ये बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, घर में जाते हैं तो ये होता है वो होता है। जब बच्चे को आपने कोई भी नेगेटिव चीज सिखा दी, हमारे पास बच्चा कितनी देर है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उसके बाद बच्चा हमारे पास से चला जाएगा। जो नेगेटिविटी उसके अंदर इनबिल्ट हुई है, उसके असरात सबसे पहले उसकी फैमिली के ऊपर निकलने हैं, आपके पास। सबसे पहले आपने मुतासिर होना है। वो चीज जो हमें आज बच्चों को सिखानी चाहिए बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसमें पहली चीज है ईसार। आप खुद, मैं सिर्फ आप लोगों को ना कुछ ऐसी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आपके अंदर एक सोच डेवलप हो जाए, आप अपना एनालिसिस खुद कर लें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इशार का मतलब ये नहीं होता कि मैंने एक अच्छा काम किया है आपके लिए, आपने ही अच्छा काम मेरे लिए कर दिया, वो एहसान का बदला एहसान है। इशार ये है कि मैं उससे कुछ बढ़कर करूँ। बहन भाइयों में वालिदैन इशार को डेवलप नहीं करते, और उसके नताइज कहाँ जाकर निकलते हैं, जब जायदाद की बात होती है। उन्होंने ये डेवलप ही नहीं की, ये तुम्हारी बहन थी, तुमने ख्याल रखना था, बहन को कहा ही नहीं कभी ये तुम्हारा भाई था, तुमने इसके लिए ये चीज सेक्रीफाइस कर दी। छोटी उम्र में बच्चों के लिए सेक्रीफाइस जो उन्होंने करनी है ना, वो पेंसिल रेजर ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े होने के साथ साथ बड़े होते हैं। ये बात इशार बिल्कुल खत्म है। और आप पेरेंट्स ने जो काम किया है ना, वो ये किया है कि बच्चों को एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल लाके इस तरह खड़ा कर दिया है कि बहन समझ रही है भाई मेरा दुश्मन है, भाई समझ रहा है कि बहन मेरी दुश्मन है। और उनकी स्टेजेस क्या है, छोटी छोटी। अब वो बच्चे जब अब निकल के आपके हाथों से निकल जाएंगे, इनकी शादियां होंगी, आगे चलेंगे, तो क्या करेंगे? मुकाबले का रुझान इस कदर पेरेंट्स ने उनके अंदर कंपैरिजन इतना डेवलप कर दिया है कि अब बच्चियां कहती लड़कों के साथ ये नहीं होता, लड़कियों के साथ ये क्यों होता है, लड़कियों के साथ ये क्यों होता है, फलां के साथ ये क्यों होता है। हम उनको इतना समझाते हैं, इतना कंपैरिजन क्यों करते हैं आप लोग? हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम करें कि कंपैरिजन पे जाए ना कभी।
ये कंपैरिजन इतने घर में कहीं हुए होंगे तो बच्ची का इतना आउटपुट निकला है कि वो कह रही थी जो लड़कों के साथ होता है वो मेरे साथ क्यों नहीं होता। मैंने कहा फिर बेटा वही होगा आपके साथ जो लड़कों के साथ होगा, आज मेरे से तो ये बात नहीं होगा। तो मैंने भी उसके कानों पे हाथ लगवा लिया था, उसने वही मैंने साथ सलूक किया लड़कों के साथ, और सिर्फ ये था उसको लेसन देने के लिए। अब ऐसा कर गई कि मैडम मैं गलत। मैंने कहा घरों में मुकाबले नहीं किए जाते, वो बहन भी आपकी है, भाई भी आपका है, आपने क्यों मुकाबला उससे करती हैं कि उसको यूं किया जाता है, उसको आपकी नेचर बिल्कुल और है, उसकी नेचर बिल्कुल और है। ये चीज मैं बता दूं माओ ने बहुत इनबिल्ट कर दी है बच्चों के अंदर मुकाबला करने वाले। मुझे नहीं पता ये डायरेक्ट आप लोगों ने की है, इनडायरेक्ट की है, जैसे भी की है, लेकिन ये बिल्कुल इनबिल्ट है बच्चों में मुकाबलाबाजी। और यही मुकाबलाबाजी जब बड़े होना है, उन्होंने बहनों ने भाइयों के हिस्से नहीं देने, भाइयों ने बहनों के हिस्से नहीं देने, इसलिए कि मुकाबलाबाजी शुरू हो गई। अब क्या बहन का हिस्सा भाई जितना होगा, नहीं होगा, वहां मुकाबला होगा। उस मुकाबले के चक्कर में बात कहां तक जाएगी। आप इन छोटी छोटी चीजों को इसलिए समझाना जरूरी है कि ये बुनियाद यही की है, ये करिकुलम वहीं से शुरू हो रहा है जो प्ले ग्रुप है, लेकिन जब ये 10th तक जाना है तो यही चीजें डेवलप होनी है बच्चों के अंदर। और ये किसी भी, आप ये समझ लें कि इस स्कूल में ये माहौल ऐसा है, फलां जगह करवा देते, किसी भी स्कूल में करवा दें। हर स्कूल एसएलसी की अप्रूव्ड किताब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ा सकता। ये अलग बात है, वो आज एक ऑथर की पढ़ा रहा होगा, कल को दूसरे ऑथर की पढ़ा रहा होगा। और इसमें अब आप ये समझ लें कि अगर आपने बच्चे की तरबियत से हाथ खींच लिया है ना, आपने समझ लिया ये इदारा कर देगा, ये कारी साहब का काम है कुरान पाक पढ़ा देना, ये वो पढ़ाएंगे, हमारी कोई ड्यूटी, हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि अगले 5 साल के बाद आप ये डिमांड बच्चे से बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप हमारे लिए कुछ करो। आपने इशार नहीं सिखाया ना उसको, जब माँ बाप ने बूढ़े होना वो क्यों इशार करेगा आपके साथ, उसको तो हमने सिखाया ही नहीं है। शेयरिंग पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं करवानी। एक मदर बल्कि ऐसी थी जो कहती थी कि मैडम मेरा बच्चा शेयर करता है फलां बच्चे के साथ, तो मैं उसको लंच ज्यादा बना देती हूँ, मैं कहती हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, आप उससे शेयर खुद ही करवा देगा। वो भी आप में से ही मदर है, लेकिन वो भी है जो कहती है कि मेरे बच्चे को आपने दूसरे से शेयर बिल्कुल नहीं करवाना, वो तो उसका सारा लंच खा रहता है, मेरा बच्चा भूखा रह रहता है। ऐसा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। उसको फिर है कि आप पिन पॉइंट कर दें, बच्चे को थोड़ा सा समझा देंगे, लेकिन शेयरिंग को रोका ना करें। कोई भी पॉजिटिव चीज आप टीचर को रोकने को ना कहा करें, टीचर को क्या अपने घरों में भी रोकने को ना कहा करें। घर में चचा है, मामू है, खाला है, पप्पू है, उन पर आप ये चेक लगा देते हैं कि आपने मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, आपने कह दिया कुछ नहीं कहना, वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जब वो कुछ कहता था वो आपके बच्चे की वो ट्रेनिंग हो रही थी जो आप नहीं कर सकते, आपके तो काम है बहुत से, आपने बहुत से काम करने आप मसरूफ हैं, लेकिन वहां बच्चे की ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग छूट जाती है। फिर माँ के पास चूंकि इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा चीजों में उसको ट्रेन कर सके, फिर वहां एक गैप आना शुरू हो जाता है। आप स्कूल में जब कहते हैं टीचर को ये ना करें, टीचर कहता ठीक है नहीं करना, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने कहा था ये करें, तो ये करें और ये ना करें, इस तरह कर लें, इस तरह ना करें, क्योंकि आप ना किसी भी बात को बहुत ज्यादा इलेबोरेट तो कर ही नहीं सकते। मानने पे पाबंदी है कि हमें भी पता है, आपको पता है, हम भी कहेंगे टीचर ने बिल्कुल गलत किया है, आप भी कहेंगे बिल्कुल गलत किया है। कुछ तो बाउंड्रीज तय हो चुकी है ना, लेकिन कुछ बाउंड्रीज जो है ना वो आप लोगों ने खुद तय की है। मुख्तलिफ बच्चे हैं, एक तो बच्चों को आप लोग ना अपने मसले खुद हल करने ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं करने देते, फिर ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। आप क्या, आपका बच्चा कुछ भी बात कर जाए कहता है अगर मैं जाकर कहूंगी करना, इतनी छोटी छोटी बात करने पेरेंट्स आते हैं, कल फलां बच्चे ने फलां बच्चे को यूं कह दिया था, अब मेरे बच्चे तो घर जाकर रो रहा था, तो अब आप उस बच्ची को बुलाएं, बुलाने के बाद मेरे सामने उस बच्ची को डांटें। ये डिमांड होती है आप लोगों की। और हम आपके सामने क्यों बुलाएं, बुला के किसी और बच्चे को आपके सामने क्यों डांटें। और जब हम कह देते हैं ना कि नहीं हम उस बच्चे को देख लेंगे, तो उनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं तो हम पे यकीन नहीं आया, इसलिए कि हमने उनके सामने बुला के उस बच्चे को डांटा। क्योंकि जितना आपका बच्चा रिस्पेक्टेबल है, तो दूसरा बच्चा भी रिस्पेक्टेबल है, वो भी बच्चा है, उसे गलती हो भी गई तो हमने उसको समझा देना दैट्स ऑल, अब इतना बड़ा जुर्म तो उससे नहीं हुआ, उसके लिए उसको इतनी बड़ी सजा देनी है, हमने 10 लोगों के सामने इंसल्ट करनी है। कुछ चीजें आप डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको खुद करनी पड़ेगी आप कभी भी उसको समझने अव्वल दर्जे पे नहीं रखेंगे। इसलिए कुछ चीजों के बारे में ना थोड़ा सा
अपने आप को रोक लें। बच्चे की तरबियत कैसे करनी है अगर आपको करनी आती होगी आप में से बहुत से को, लेकिन कुछ ना कभी कभार हम थोड़ी सी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब कोई हमें रिमाइंड करवा देता है हम दोबारा करना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ एक रिमाइंडर के तौर पे हमने आपको दी है कि अब आप दोबारा उन चीज़ों को फोकस कर लें। जिस बच्चे को आप पढ़ाएंगी वो बिल्कुल और होगा, जिसको ट्यूशन टीचर पढ़ाएगा वो बिल्कुल और होगा। ट्यूशन टीचर ने उसको 2 घंटे देने हैं, उस 2 घंटे में उसने काम करवाना है। जो बच्चा इतना छोटा ही रहती है, बच्चा आपके सामने है, इसको थोड़ी देर बाद आप दाखिल करवा देंगे स्कूल में, 2.5 साल का हो जाएगा। उसके बाद ट्यूशन टीचर को क्या जरूरत है इतने छोटे बच्चे को इस बात पर मनाए कि बेटा काम कर लो। वो कहेगी या तो मैं लिख देती हूँ या साथ वाले बच्चे से कहा तुम इसको लिखो, लिखकर इसको दो, इसका काम खत्म हो जाए। और मोस्टली प्ले ग्रुप नर्सरी के बच्चे जब ट्यूशनों में जाते हैं बिल्कुल सेम यही कुछ होता है। और हम पेरेंट्स से कहते हैं बच्चे का काम खुद नहीं किया हुआ, नहीं मिस खुद किया हुआ। ट्यूशन टीचर बेचारी भी क्या करे, जिसके एक ट्यूशन टीचर के पास 20-20 बच्चे हैं, वो भी अपनी तरफ से जो कर रही है ना वो कर भी नहीं सकती। इन चीजों को एडजस्ट करना था थोड़ा सा। और थोड़ी सी बात मैंने आपसे करनी थी, इंटरनेशनल रोल ऑफ मदर्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड। इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं आपके सामने है ना, आपके फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत एहतजाज भी हो रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपके नोटिस में ये बात आई होगी, सिर्फ एहतजाज करने वाले जो है ना वो आवाम है, हुकूमत किसी की भी कुछ नहीं कर रही। जैसे इतनी हमारी नहीं कर रही, किसी भी मुल्क की, अरब मुल्क देख लें, वेस्टर्न मुल्क देख लें, अमेरिका देख लें, फ्रांस देख लें, इटली देख लें, जर्मनी देख लें, कोई मुल्क देख लें, किसी की हुकूमत कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि हुकूमतें सारी एक जैसी। इससे आपको ये बात पता चल गई। दूसरी बात, वहां की जो माएँ थी फलस्तीन के बच्चों की, कुछ अर्सा पहले एक जमात आई हुई थी जिसमें फलस्तीन की भी जमात थी, वहाँ के खवातीन मुझसे मिली भी, उनसे मैंने कुछ अपने आइडियाज शेयर किए कि आप ये बताएं कि इतने स्टेडफास्ट वो लोग हैं, इतनी ज़्यादा उनकी माओं की बॉन्डिंग है उनके साथ, इसकी क्या वजह है? वो कहती है कि इसकी 3 रीजन हैं। एक तो देखें, कुरान पाक उनकी अपनी ज़बान में भी है, कुरान पाक को बहुत समझते हैं, कुरान पाक के हाफिज बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देना दें, कुरान की तालीम लाज़िम देते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था इस बात को कि हमारे क्या हालात हैं और हमने सर्वाइव करने का यही तरीका है हमारे बच्चों का कि हम इनको कुरान के साथ जोड़ लें। उन्होंने अपने बच्चों को जोड़ दिया, उन्होंने उस जगह की हिस्ट्री अपने बच्चों को रटवा दी। उसके छोटे बच्चे को भी बुला के पूछेंगे ना अल-कुद्स का क्या फंक्शन है, अल-कुद्स क्या है, तो आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ बता देगा। दूसरा काम वो ये कहती है कि हमारे जो हालात थे ना उसके बाद हमारा दुनिया पर से तो एतबार वैसे उठ चुका है, हम सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और आखिरत की बहुत फिक्र करते हैं। हमें पता है कि हमारी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, इतनी अनयूजुअल वहाँ कंडीशन। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, वो ये कहती है कि हमारे यहाँ हमारा फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है। मैंने कहा वो कैसे? कहती हमारे यहाँ अभी भी जिस दिन बाप घर होता है ना, खास तौर पर खाना बनाया जाता है कि बाप घर में मौजूद है और खाना हमारे बच्चों को मिले ना मिले बाप को लाजमी मिले। बच्चों के दिल में हम उसके बाप की इतनी इंपॉर्टेंस बिठा देते हैं, क्योंकि बाप ही सारा दिन घर नहीं होता, माँ तो सारा दिन घर होती है, कि हमारे बच्चे ना अपने बाप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के अंदाज में देखते हैं। इससे हमारी फैमिली जुड़ी हुई बहुत है। एक खातून से पूछा गया कि फलस्तीनी बच्चे हैं, भाई इतनी जंग हो गई, इतने बच्चे मारे गए, सब कुछ हुआ, तो क्या आपके बच्चे किसी ने अडॉप्ट करने हो तो वो कर सकता है? वो कहती नहीं। आप उनके हालात देखें, भाई एक माँ के पास खाने खिलाने के लिए अपने बच्चे को कुछ नहीं है, लेकिन वो कहती है कि हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे कोई भी अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसलिए इनको कौन पालता है? फ्रेंड्स कहते पाल लेते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन हम अपने बच्चे को किसी को पालने के लिए नहीं देते। यहाँ पे आप क्या सुन रहे होते हैं कि 2 वक्त के खाने के लिए लोगों ने बच्चा भेज दी, और उनके हालात देखें आप, जिनको खाने के 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो अपने बच्चे को किसी को देने को तैयार नहीं। उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की, उनकी माओ ने बहुत मेहनत की। आप देखेंगे जितने भी एहतजाज हो रहे हैं उसमें एक पूरा सर्वे हुआ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें इस एहतजाज में शामिल, इस बॉयकॉट में सबसे ज्यादा शामिल जो है ना वो खवातीन है।